बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपसे रब्ता नहीं हो पाया एक पूरा दिन। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी ख़बरें हैं जिनके ऊपर आपसे बात करनी है। लेकिन जो मामलात हो रहे हैं वो उनकी अहमियत अपनी जगह, डेवलपमेंट्स की अहमियत अपनी जगह। एक बात मैं क्लैरिटी से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज मेरी गुज़िश्ता रात मैं काशिफ़ बाजी साहब के प्रोग्राम में गया तो उन्होंने पहला सवाल ही मुझसे ये किया कि भाई आपने वो जमशेद दस्ती साहब का जो प्रॉब्लम था या इशू है, क्या आपने कहा है कि वो नहीं हुआ? मैंने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की अपने व्लॉग के अंदर, बल्कि मैंने तो ये कहा कि सवाल ज़रूर है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा, बहुत से लोगों से, कि बग़ैर पूरा व्लॉग सुने, बग़ैर बात सुने, बग़ैर किसी चीज़ को सुने हुए आप एक राय बना देते हैं तो वो बड़ी अफसोसनाक होती है और किसी के जहन में कोई एक और परसेप्शन आ जाता है। तो मैं इंतजा सबसे यही करूँगा कि आप ज़रूर डिसएग्री करें मुझसे, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद। अब जो ख़बरें हैं जी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है सनम जावेद साहिबा। अभी रिसेंटली भी वो जब नज़र आई तो वो बाकायदा तौर पर अपने लॉयर से मिल रही हैं, माशाल्लाह अच्छी सेहत में है और विक्ट्री का निशान बना रही थी वो, जो भी ये रिकॉर्ड उन्हें कर रहा था। और उनके उससे जो उनकी जो तासुरात थे उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई डरी हुई हैं या किसी प्रॉब्लम में है या कोई विदाउट एनी कंपंक्शन और विदाउट एनी गिल्ट वो वहाँ पर अपीयर हो रही थी कोर्ट में। और जो हालात मामलात थे वो खैर सबके सामने थे, लेकिन उससे कम से कम ये ज़ाहिर होता है उनके उस तासुर से या उनके उस उनके उस तर्ज़ अमल से कि कम से कम उन्हें जो उन्होंने किया उसके ऊपर तो कोई पशेमानी है या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अब ठीक है, उन्होंने वो अपनी तरफ से कही थी हमने एहतजाज किया था और इमरान खान साहब भी यही कहते रहे कि ये मासूम लोग हैं, इन्होंने सिर्फ एहतजाज किया था। तो एहतजाज करने में और तनसीबात पर हमले करने में, मुग़ल्लज़ात बकने में, और ये जो एक नई चीज़ सामने आ गई है कि फ़लाना हमारे पैसों पे पल रहा है, फ़लाना हमारे टैक्सेस पे तनख्वाह ले रहा है तो उसको जो मर्ज़ी है बोल दो, जो मर्ज़ी है रियासत पे चढ़ दौड़ो, ये हमारे टैक्सेस के पैसों से जाए, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अमेरिका में जो हुआ कैपिटल में वो जो अटैक्स के बाद, वो ज़हन में रखिए, वो रियासत फिर ऐसे काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कानून के मुताबिक या वो चीज़ हो रही हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें अपना तर्ज़ अमल भी देखना चाहिए। हमारे बहुत से लोगों को, बहुत से तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, कि उन्होंने उस वक्त क्या उनका कंडक्ट रहा है। जो सनम जावेद साहब हैं वो उनको जुडिशल हो गया है वो एक और केस के अंदर। अब अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कभी ना कभी उनके मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। खदीजा शाह साहिबा की तरह क्या उनके लिए भी कोई इतनी गारंटीज़ देगा, और क्या उनके लिए भी वो सिफारिश आएगी जो खदीजा शाह साहिबा के लिए आई? वो सिफारिश खदीजा शाह साहिबा के लिए तो आ गई क्योंकि एक बड़ी वेल कनेक्टेड फैमिली से हैं, और जैसे मैंने पहले कहा, और उनकी फैमिली ने, मैं आपको कुछ दिन पहले भी बता रहा था कि पूरी एश्योरेंसेस दी हैं, और फिर बैरून मुल्क से भी एश्योरेंसेस दी गई हैं, माफ़ी की कहा गया है, और बिल आखिर एक सिफारत खाने ने उनकी माफ़ी को सोलिसिट करवाया है। और उसके अंदर अमेरिकी सिफारत खाने की बड़ा अमल दखल था और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बड़ा अमल दखल था, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि जिनको माफ़ी दी जाए और इनको छोड़ा जाए, और इनके जो मामलात हैं ये, और एश्योरेंसेस दी गई हैं कि जी ये ऐसा मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन चलें, क्या सनम जावेद साहिबा के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा? लेकिन कम से कम खदीजा शाह साहिबा के हवाले से तो ये अब सबको पता है कि उनको इस स्पेशल रिक्वेस्ट पर और स्पेशल हालात के अंदर उनको माफ़ी दी गई है। तो क्या खदीजा शाह साहिबा का जो जुर्म था वो उतना ही बड़ा था जो जो सनम जावेद का है या बाकी ख़वातीन का है? लेकिन अगर गुंजाइश पैदा खदीजा शाह साहिबा के लिए हो गई है तो फिर निज़ाम में गुंजाइश बाकी ख़वातीन के लिए भी होनी चाहिए। उनको अपनी गलती का एहसास हो, बिल्कुल होना चाहिए। जो जुर्म है, चलें कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है ज़रूर दें, लेकिन फिर गुंजाइश सबके लिए निकलनी चाहिए। बहुत अच्छा अजीब बात है, मुझे बहुत से लोग कही दो, कोई कहेगा आप तो पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे हैं, कोई कहेगा जी आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें, कोई कहेगा जी आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। भाई मसला ये है कि अगर आप सारों में से कोई ना कोई मुझ पर तनकीद कर रहा होता है, इसका मतलब है मैं कुछ तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम है आप तक फैक्ट्स पहुँचा देना। बाकी होना ना होना या क्या बातें होना, मेरे ओपिनियन के ऊपर आप ज़रूर मुझसे, मैं हमेशा कहूँगा मुझसे डिसएग्री कीजिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं इसको अप्रीशिएट करता हूँ।
तो ये तो सिलसिला हो गया जी खदीजा शाह साहिबा का। तो चलें, अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की, जैसे भी उनकी मुश्किल आसान हुई मैं दुआ करता हूँ कि जो बाकी लोग मुश्किल में हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किल भी आसान फरमाए। अब एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है पूरे इस्लामाबाद के अंदर, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी खबर गर्म है कि जी इंतखाबात पता नहीं हो ना हो, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, और बड़ी जबर है, बड़ा फलान है, बड़ी अनसर्टन माहौल है, पल्स और कुछ कह रही है, अवाम कुछ कह रही है। देखिए इलेक्शन तो अभी तक तो ऑन ट्रैक है, कागज़ों के ऊपर के होने हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी कहता ना, अगर काबू से बाहर जाएंगे हालात तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी ये इलेक्शन अगर सर्दी की वजह से हम पोलिंग स्टेशन ही ना, पोलिंग बूथ ही ना बना पाएँ अपने, और पोलिंग स्टेशनों तक लोग जा ही ना पाएँ, तो फिर क्या होगा, फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। ये तो प्री पोल रिगिंग में आ जाएगी, तो रिगिंग में आ जाएगा, ये तो धांधली में आ जाएगा, इतनी सर्दी में लोग कैसे निकलेंगे। अब इस्लामाबाद के अंदर मैं इस्लामाबाद के अंदर हूँ, तो मैंने देखा है कि इस्लामाबाद में ठीक ठाक सर्दी है, और मुश्किल है, इवन अगर हवा चल रही हो दोपहर में लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। तो उन इलाकों में जहाँ बहुत सर्दी होती है, क्या वाकई ये सर्दी एक इतना बड़ा रीज़न है कि इलेक्शन डिले हो जाए? मौलाना फजल रहमान साहब को तो ये लगता है कि ये होना चाहिए, और उनको लगता भी है कि ये एक तरफ अमन अमान, दूसरी तरफ सर्दी, तो दो सूबों में तो ये मसाइल हैं। क्या बाकियों को भी लगता है या नहीं? बहरहाल वो अपनी जगह, लेकिन बुनियाद डल गई है इस चीज़ की कि हाँ जी इलेक्शन डिले कर लें, फ़लान कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अब मज़े की बात यह है कि एक तरफ ये है, और मुल्क में अब जैसे पिलडैट है, पिलडैट ने कह दिया, ठीक है जी, उसके बाद ये बात अब HRCP ने भी कह दी है कि जी जो इंतखाबात हैं मैस लेवल पर, जो लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, जो इंतखाबी माहौल है, जो पिलडैट ने तो ये कहा जैसे 2018 में मुतनाज़ा इंतखाबात थे, ये भी मुतनाज़ा होने जा रहे हैं। वो भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि वो मुतनाज़ा ऑलरेडी हो चुके हैं, और हालात ऐसे नहीं है कि जी उनमें कुछ तब्दीली आपको नज़र आए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोशिशें डील की या इन चीज़ों की तेज़ ज़रूर हैं अपनी जगह। अब मज़े की बात यह है कि जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के आज के चेयरमैन, वो ये कहते हैं कि जी निज़ाम पर हमें एतमाद नहीं है और निज़ाम हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे और फलां। तो मैं हमेशा सीधी सी बात करता हूँ कि हाँ, आज निज़ाम आपके ख़िलाफ़ है। 2018 में निज़ाम ने आपको कदमों पे उठाया हुआ था, पूरी PTI को, उस वक्त बैरिस्टर गौहर खान साहब तो PTI का हिस्सा नहीं थे, तो सारी PTI को कंधों पे उठाया हुआ था। तो जब PTI ये मान जाएगी कि हम उस वक्त निज़ाम को बांदी बनाकर PTI को इंतखाबात के अंदर मदद की गई, RTS बिठाया गया और हुकूमतें बनवाएंगी, तो फिर ठीक है, आज भी लोग कहेंगे हाँ जी निज़ाम बंधा हुआ है। मैं तो आज भी कहता हूँ, उस वक्त भी बंधा हुआ था, आज भी बंधा हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अपनी इस मुनाफ़क़त से भी बाहर निकलना होगा। मैं इसलिए मुनाफ़क़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि आज बुरा है जी, पहले बुरा नहीं था ना, पहले भी बुरा था, आज भी बुरा है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे आपका काम ठीक नहीं होगा। अब मसला ये अपनी जगह सारी चीज़ें हो रही हैं। एक जो ताहयात नाअहली के हवाले से केस है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो बड़ी उसके अंदर एक तो तहरीक इंसाफ के वकला की जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से शोएब शाहीन साहब की मतलब ठीक ठाक वहाँ पर मैं कहूँगा अगर क्लास भी हुई, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि वो आपने ठीक है, लोग उसे कहते हैं कि ये भी चीफ जस्टिस साहब का दलील बड़ी कि आपने फ़लाने का नाम क्यों नहीं डाला, फ़लाने का नाम क्यों नहीं डाला मिसिंग पर्सनस के अंदर। तो अब उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ सियासी तकरीर ना करें, हम इसको सियासी इस अदालती प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ एक ये केस था कि उन्होंने कहा ठीक है, हम मिसिंग पर्सनस का मामला वंस एंड फॉर ऑल हल कर देते हैं। साथ ही जो ताहयात नाअहली वाला मामला है, उसके अंदर भी अदालत ने कहा है कि जी हम अगली पेशी पे क्लियर कर देंगे ये बात। अब इस चीज़ का फ़ैसला होना है कि क्या पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की वो ठीक है और वो मानी जाए, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ओवर रूल कर दिया जाए, ओवरटर्न कर दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट दोबारा री एंडोर्स करे कि नहीं 62(1)F के तहत नाअहली की सज़ा ताहयात नाअहली है। ये वो बात है जिसके ऊपर पूरा बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो रही है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन ने एक RO को सस्पेंड किया गया था उनकी तैनाती को, उसको उस फैसले को कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर की है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब ये उनके वकील ने आर्ग्यू किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने बग़ैर इलेक्शन कमीशन को सुने, याद रखें, बग़ैर इलेक्शन कमीशन को सुने फ़ैसला कैसे सुना दिया
कैसे उन्होंने तैनाती को वो कर दिया जी, रोक दिया और ये सब कुछ कर दिया। इसी तरह अब ये आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर भी आ सकता है, वो जो बल्ले के निशान वाला मामला है कि उसमें भी इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन का बल्ले के निशान के हवाले से। और जो एक मामला, एक तासुर बना वो ये कि एक फेवर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने, दी गई नहीं दी गई उस डिटेल में हम नहीं जाते। बहरहाल अब तो अगली तारीख तक वो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है वो फेवर। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली ये होगा कि इस महीने के अंदर जितना ये खींचा तानी है ना, इसका कोई ना कोई सिरा निकल आएगा कि या ये मज़ीद कशीदगी ले आएगा या ये जो एक हिकमत अमली है उसके तहत मामलात आगे चलेंगे। जो अवाम का पल्स है वो मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से मिला, उन्होंने कहा जी कि अवाम का पल्स है कि वो ये कहते हैं कि जी अवाम अपनी जगह खड़ी हुई है और वो अब नज़रियाती वोट देने के लिए तैयार है। वो भी टेस्ट होगा कि क्या लोग वाकई नज़रियाती वोट देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अपने तरीके से ज़रूर हासिल रहा है और है जो लगता है, लेकिन क्या वो ट्रांसलेट हो सकेगा एक्चुअल वोट में इलेक्शन डे पे, ये एक सवाल अपनी जगह इसलिए मौजूद है क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ खाली वोटिंग करना और बात है, खाली जलसे कर लेना और बात है, सब कुछ इलेक्शन वाले दिन वोटर का निकलना और तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डालना ये सबसे बड़ा इम्तहान होगा। तहरीक इंसाफ के वोटर का अपने जमात के इंतखाबी निशान को पहचानना, अगर तो बल्ला रहता है तो ठीक, नहीं रहता कोई और निशान आता है, फिर कितना बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम होगा। ये आज जो जितनी से कहते हैं ना पंजाबी में घूमन घेरियाँ, ये जो तहरीक इंसाफ के लिए लगी हुई हैं, ये सब कुछ यही इनकी एक शक्ल मुस्लिम लीग नून के लिए थी 2018 में। वो बहस आज ये होती है ना कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये निज़ाम को ठीक होना चाहिए, निज़ाम को ठीक होना चाहिए। फिर सीधी सी बात है, जब तक डील देने वाले और डील लेने वाले दोनों ना मना नहीं करेंगे, कोई ये कहे कि भाई हम डील किसी को देंगे नहीं, कोई हमारा लाडला नहीं, कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं, ये किस्सा बंद है, जाएँ छुट्टी करें। जब सियासतदान को भी पता लगेगा कि हमें कोई डील नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं इक़्तिदार में आने के लिए, तो ये मसला हमारी सियासत से निकल जाएगा। लेकिन जब तक ये दोनों दरवाजे खुले रहेंगे हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे, सियासी प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ, ये ख़त्म नहीं होंगे और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ये व्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे चंद मज़ीद ख़बरें और उनके ऊपर तज्ज़िया आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपकी फ़ीडबैक का और आपके ख़ुलूस का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।